चैप्टर 1381 क्लीनिंग अप। जैसे ही सिबिल गिरी, ऐसा लगा मानो फ्लडेड टेम्पल के अंधेरे में कोई अदृश्य लहर फैल गई हो। सन्नी ने कुछ देखा नहीं, न ही उसे कोई बदलाव महसूस हुआ, लेकिन दुनिया में कुछ अजीब और गलत होने का जो एहसास उसे लगातार परेशान कर रहा था, वह अचानक गायब हो गया। अब वह खुलकर सांस ले सकता था। कैसी ने उसे मार दिया। हैरान होकर वह एक पल के लिए रुक गया। डिफाइल्ड का भयानक शरीर पानी में गिरा और उसकी काली सतह के नीचे गायब हो गया। सन्नी को पूरा यकीन था कि वह क्रीचर अगले ही पल गहराइयों से निकलकर बदला लेने आएगी, लेकिन वह पल बीत गया। पानी की चमकदार काली सतह शांत रही। उसने सच में मार दिया। सन्नी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। हाँ, नेफिस ने कैसी को सिबिल का सामना करने के लिए चुना था, लेकिन उसे मारने के लिए नहीं। ब्लाइंड गर्ल का काम सिर्फ डिफाइल्ड को व्यस्त रखना था, जब तक कि सन्नी या नेफिस अपने हिस्से के दुश्मनों को खत्म करके डेज तक न पहुंच जाएं। कैसी इतनी शक्तिशाली कब बन गई? भले ही सिबिल अपनी शारीरिक ताकत से ज्यादा अपनी भयानक पावर्स पर निर्भर थी, लेकिन एक करप्टेड टायरेंट फिर भी करप्टेड टायरेंट ही होता है। ऐसे मॉन्स्टर को मारना कोई छोटी बात नहीं थी, और एक ही बार में उसे खत्म कर देना तो और भी असाधारण था। कितने मास्टर्स ऐसा कर सकते थे? शायद कोई भी नहीं। फिर भी कैसी ने न सिर्फ उसे मार दिया, बल्कि यह सब इतना आसान दिखा दिया जैसे इसमें कोई मेहनत ही न लगी हो। सन्नी ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे एक साथ खुशी और बेचैनी महसूस हुई। क्या कैसी हमेशा से इतनी डेंजरस थी, या फिर यह उस एक साल का नतीजा था जो उसने थर्ड नाइटमेयर में अकेले बिताया था? अचानक सन्नी को हल्की असहजता महसूस हुई, जैसे वह अपनी सबसे करीबी साथियों में से एक को उतना जानता ही नहीं था जितना वह समझता था। लेकिन उसने तुरंत अपने विचारों को झटक दिया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जीत अब करीब थी, लेकिन मौत और उसके बीच अभी भी सिर्फ एक गलती का फासला था। खैर, शायद 1.5 गलती का, वीवर्स फोरबिडन लिनिएज और मार्बल शेल की वजह से। अपनी लगभग असीम एसेंस खर्च करते हुए उसने क्राउन ऑफ ट्वाइलाइट की शक्ति का इस्तेमाल किया और फिर से पानी को नियंत्रित किया। अगले दुश्मन की ओर झपटते हुए वह आगे बढ़ गया। जैसे ही सन्नी उस शक्तिशाली डीमन के सामने पहुंचा, उसे महसूस हो गया कि लड़ाई का रुख बदल चुका था। राउंड अभी भी उतने ही शक्तिशाली, सिनिस्टर और डेडली थे, लेकिन बदलते भविष्य का जो दबाव सब पर था, वह खत्म हो चुका था। जैसे ही कैसी की रेपियर ने सिबिल की गर्दन भेदी थी, उसी पल उसकी टिरन्नी भी समाप्त हो गई थी। अब बात बनी। सन्नी ने खुद को सावधान रहने पर मजबूर किया। आराम करने का सवाल ही नहीं था। आखिर कौन सा पागल आदमी करप्टेड डीमंस के झुंड का सामना करते समय आराम करेगा? सिबिल के बिना भी ये क्रीचर्स कई मास्टर्स को मार सकते थे। ये साधारण मिनियंस जैसे नहीं थे। जैसा कैसी ने बताया था, ग्राउंड समझदार थे और अपनी मर्जी से सेवा करते थे। वे जबरदस्ती नियंत्रित नहीं किए गए थे। आमतौर पर टायरेंट्स सिर्फ अपने से कम रैंक वाले मिनियंस को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन फ्लडेड टेम्पल में यह नियम लागू नहीं होता था क्योंकि ड्राउंड ने सिबिल का साथ खुद चुना था। घमंड मत कर। अहंकारी शैडो में पहले ही 10 घमंडी लोगों जितना घमंड भरा हुआ था। सनी बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बात मानकर वह मारा जाए। पानी पर कदम रखते हुए उसने अंधेरे से उड़कर आए हार्पून को रोक दिया। उसकी गति और ताकत किसी सीज इंजन से छोड़े गए प्रोजेक्टाइल जैसी थी। फिर उसने अपना संतुलन बदला और सिन ऑफ सोलेस से वार किया। सबसे नजदीकी ड्राउंड वॉरियर का सिर उसके शरीर से अलग हो गया।
अब सब कुछ अलग महसूस हो रहा था। आखिरकार सनी फिर से अपने कार्यों और उनके परिणामों पर पूरा नियंत्रण महसूस कर रहा था। जो आत्मविश्वास वह लगभग खो चुका था, वह वापस लौट आया। भयानक मास्क के पीछे मुस्कुराते हुए उसने स्पेल की फुसफुसाहट सुनी और शैडोज में गायब हो गया। अगले ही पल काले टेंटेकल्स का एक विशाल गुच्छा उस जगह को घेर चुका था जहां वह खड़ा था। लेकिन सन्नी वहां नहीं था। वह पहले ही दूसरी जगह पहुंच चुका था और उसकी जेड स्वॉर्ड एक और दुश्मन की जान ले रही थी। उससे ज्यादा दूर नहीं, सेंट अपनी शांत हत्यालीला जारी रखे हुए थी। अब उसे रोकने वाला कुछ नहीं था, इसलिए वह और भी ज्यादा लीथल हो गई थी। सन्नी और फींड की तरह वह शैडोज में यात्रा नहीं कर सकती थी, जिससे उसके घिर जाने का खतरा बना रहता था। ग्राउंड उससे बहुत कमजोर नहीं थे। अगर उनके टेंटेकल्स उसे पकड़ लेते तो शायद उसका अंत हो जाता। लेकिन सेंट इतनी कुशल और समझदार थी कि उसने ऐसा होने ही नहीं दिया। वह एक बैटल मास्टर थी। युद्धभूमि उसका क्षेत्र थी। घातक सुंदरता और अद्भुत दूरदर्शिता के साथ वह न केवल अपनी स्वॉर्ड बल्कि अपने आसपास की पूरी जगह को नियंत्रित कर रही थी। जो भी उसकी पहुंच में आता, उसकी दया पर होता। उधर फींड ग्राउंड के बीच तबाही मचा रहा था। उसके धातु जैसे काले चांदी रंग के शरीर से गर्मी निकलती हुई लग रही थी। उबलती भाप से घिरा हुआ वह अपने जलते हुए क्लॉस से अबॉमिनेशंस को चीर रहा था। उसकी आंखों और मुंह में जलती सफेद रोशनी दुश्मनों के खून से लाल दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि इन्फर्नल ओगर इस लड़ाई का भरपूर आनंद ले रहा है। मैच्योरिटी प्राप्त करने के बाद यह उसकी पहली लड़ाई थी। वह अपनी नई ताकत और नए बैटल टेक्निक्स का पूरा प्रदर्शन कर रहा था और शायद सेंट के सामने खुद को साबित करने में भी काफी खुश था। और फिर जिन अबॉमिनेशंस को वह मार रहा था, वे बाद में उसका खाना भी बनने वाले थे। इस वजह से फ्लडेड हॉल में मौजूद सभी लोगों में फींड सबसे ज्यादा खुश था। सिबिल का एको भी ड्राउंड का बेरहमी से सहार कर रहा था। उसके पीछे डैमेज्ड स्टील मैन नेक्विन भी लड़ रहा था। वे सन्नी के शैडोज जितने भावनात्मक नहीं थे, लेकिन अपना योगदान पूरी तरह दे रहे थे। बेशक उन सब के लिए लड़ाई आसान इसलिए भी थी क्योंकि ड्राउंड पहले से ही नाइटमेयर की भयानक पावर्स से कमजोर हो चुके थे। डार्क डिस्ट्रियर अंधकार और टेरर से घिरा हुआ फ्लडेड हॉल में शैडो की तरह दौड़ रहा था। उसके एडमेंटाइन फैंग्स, हॉर्न्स और होव्स पहले ही कई अबॉमिनेशंस को तोड़ और कुचल चुके थे। लेकिन उसकी चमकती लाल आंखें बता रही थीं कि उसका क्रोध अभी शांत होने से बहुत दूर था। लड़ाई अब भी खतरनाक और कठिन थी, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसकी जीत और भी निश्चित होती जा रही थी। चैप्टर 1382 लॉन्ग टाइम कमिंग। लड़ाई का निर्णायक पल तब आया जब डेप्थ ड्वेलर का विशाल शरीर आखिरकार उबलते हुए पानी में गिर पड़ा। उस भयानक क्रीचर के कई लिम्स कट चुके थे, उसके सड़े हुए सीवीड का मैंटल आग में जल चुका था और उसकी दुबली पतली बॉडी बनाने वाली ईल्स की लहराती भीड़ जल गई थी, कट गई थी और कई जगह छेदों से भर गई थी। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद नेफिस ने आखिर उस भयानक जायंट को मार दिया। तब तक सन्नी और उसके शैडोज महसूस कर चुके थे कि ड्राउंड अब कमजोर पड़ रहे थे। जैसे ही नेफ ने डीमंस के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया, पूरी स्थिति कोहोर्ट के पक्ष में झुक गई। ज्यादा समय नहीं लगा और आखिरी सिनिस्टर क्रीचर भी मार दिया गया। अचानक बिना किसी चेतावनी के फ्लडेड हॉल का अंधेरा विशाल क्षेत्र पूरी तरह शांत हो गया। अब सन्नी को सिर्फ छत की दरारों से बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने ऊपर देखा। ये जगह कहीं गिर तो नहीं जाएगी? लेकिन तभी अचानक एक और आवाज सुनाई दी। मांस के फटने और चीरने की घिनौनी, डरावनी आवाज।
सनी तुरंत घूम गया, सिन ऑफ सोलेस उठा लिया और सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हो गया। लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फील्ड पहले ही मरे हुए डेप्थ ड्वेलर के ऊपर चढ़ चुका था और बड़े उत्साह से उसके घिनौने मांस को अपने दांतों से फाड़ फाड़ कर खा रहा था। सनी की नजर महसूस करके स्टील ओगर ने सिर उठाया और हैरानी से उसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या हुआ? उसके मुंह में अभी भी मांस के टुकड़े लटक रहे थे। ये कमीना, इसने तो मुझे लगभग हार्ट अटैक ही दे दिया था। जब सन्नी ने कुछ नहीं कहा तो स्टील डेवल ने कंधे उचकाए और फिर से उस मरे हुए अबॉमिनेशन को बड़े मजे से खाने लगा। वह सचमुच बहुत खुश दिखाई दे रहा था। सन्नी ने लंबी सांस छोड़ी। खैर, जो भी हो, इस शरारती को इनाम तो मिलना ही चाहिए। लड़ाई में फील्ड के प्रदर्शन से वह बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था कि सन्नी की मेहनत रंग ला रही थी। फील्ड को सिर्फ एन्चांटेड मेटल्स खिलाने का फैसला सही साबित हुआ था, जिससे उसके मुख्य एट्रिब्यूट्स मजबूत हो गए थे। अब वह न सिर्फ बेहद टफ था, बल्कि आसानी से जानलेवा भी बन चुका था। ऐसा लगता था मानो फील्ड आर्मोर प्लेट्स और स्टील ब्लेड्स दोनों से बना हो और इन्फर्नल फ्लेम्स उसकी रक्षा और हमला दोनों को और ज्यादा खतरनाक बना रही हों। स्टील ओगर को हथियारों की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वह खुद ही एक जीवित हथियार था। लेकिन ये कितना ग्लटनस है। अब सन्नी को सच में नहीं पता था कि अगली बार इवॉल्व होने के लिए फील्ड को कितना खाना पड़ेगा। शायद खाने के पूरे पहाड़ चाहिए होंगे। अच्छी बात ये थी कि उन्हें मारने के लिए भयानक नाइटमेयर क्रीचर्स की कभी कमी नहीं पड़ती थी। हाँ, हालांकि ये खुश होने वाली बात भी नहीं है। सन्नी ने अपने बाकी दो शैडोज की तरफ देखा और थोड़ा सोचने के बाद नाइटमेयर को डिसमिस कर दिया। उसका डरावना घोड़ा ज्यादा घायल नहीं था, लेकिन उसके काले कोट पर कुछ घाव थे। अब जबकि आसपास कोई दुश्मन नहीं बचा था, उसे आराम करके ठीक होने देना बेहतर था। उसी समय दोनों एकोस चमकती हुई स्पार्क्स में बदल गए, कुछ सफेद और कुछ लाल रंग की। सिबिल ठीक लग रही थी, लेकिन ब्लेड मैन नेक्विन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। कैसी को उसे फिर से सम्मान करने में काफी समय लगेगा। सनी कुछ देर वहीं रुका, फिर वीवर्स मास्क को डिसमिस किया और गहरी सांस ली। अंडरग्राउंड हॉल की बासी लेकिन ठंडी हवा उसकी त्वचा पर अच्छी लग रही थी। कुछ पल उसका आनंद लेने के बाद वह उठे हुए डेज की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद तीनों मास्टर्स फिर से उसके झुके हुए सरफेस पर इकट्ठा हो गए। नेफिस लगभग पूरी तरह ठीक दिख रही थी। वैसे ऐसा होना स्वाभाविक था। उसे जो भी घाव लगे होंगे, व्हाइट फ्लेम्स उन्हें पहले ही ठीक कर चुकी थीं। सच कहें तो चेंजिंग स्टार की सबसे डरावनी बातों में से एक यही थी। जब तक कोई उसे तुरंत और पूरी तरह खत्म न कर दे, वह लगभग किसी भी चोट से ठीक हो सकती थी। फिर भी वह बेहद थकी हुई और कमजोर लग रही थी। वही शक्ति जो उसके घाव भरती थी और दुश्मनों को राख बना देती थी, उसे असहनीय दर्द भी देती थी। इसी वजह से नेफिस अपना एस्पेक्ट सिर्फ तब इस्तेमाल करती थी जब कोई और रास्ता नहीं होता था। कैसी भी बिना किसी चोट के दिख रही थी, लेकिन पूरी लड़ाई में उसने सिर्फ कुछ तेज हमले किए थे, फिर भी वह नेफिस से ज्यादा थकी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल गिर पड़ेगी। सन्नी अचानक चिंतित हो गया। उफ, तुम ठीक हो? ब्लाइंड गर्ल कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, बस याद है मैंने तुम्हें हेडेक के बारे में बताया था। अभी वही महसूस हो रहा है। सन्नी ने भौहें सिकोड़ लीं। सही है। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ,
लेकिन उस क्रीचर को मारने के लिए उसने जरूर अपनी एस्पेक्ट एबिलिटी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया होगा। सन्नी ने सिर हिलाया। वैसे एक ही वार में करप्टेड टायरेंट को खत्म कर देना, ये बहुत इम्प्रेसिव था। तुम इतनी टेरिफाइंग कब से हो गई? कैसी उसकी तरफ मुड़ी और अचानक हंस पड़ी। मैं इसे कॉम्प्लीमेंट समझ लेती हूं, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो। उसकी हंसी साफ और चमकदार थी। फिर वह उस दिशा में मुड़ी जहां सिबिल अंधेरे पानी के नीचे गायब हुई थी और धीरे से बोली, वह वही दुश्मन थी जिसकी वजह से मैंने फॉलन ग्रेस का आधा हिस्सा खो दिया था। और वो सारी जानें भी जो सिटी को ऊपर की तरफ ले जाने के फैसले के कारण गईं। मैं इस लड़ाई की तैयारी बहुत लंबे समय से कर रही थी, इसलिए ज्यादा हैरान मत हो। सन्नी हल्का खांसकर दूसरी तरफ देखने लगा। डिफाइड सिबिल उसके लिए एक खतरनाक दुश्मन थी, लेकिन कैसी के लिए उससे कहीं ज्यादा थी। वह अच्छी तरह जानता था कि जिन लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर हो, उन्हें किसी शक्तिशाली दुश्मन के कारण खोने का दर्द और शर्म कैसी होती है। अच्छा है, कैसी को आखिर बदला लेने का मौका मिल गया। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह भी विंटर बीस्ट को अपने हाथों से मार सकेगा। सन्नी कुछ पल हिचकिचाया। वह सोच रहा था कि क्या कैसी की पीठ थपथपानी चाहिए या उसके कंधे पर हाथ रखना चाहिए। ऐसे समय में आखिर लोग क्या करते हैं? लेकिन उसके फैसला लेने से पहले ही नेफिस आगे बढ़ी और कैसी को धीरे से गले लगा लिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। ब्लाइंड गर्ल मुस्कुराई। धन्यवाद। वैसे अब टेम्पल सुरक्षित होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह जल्दी गिरेगा। फिर भी हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। क्यों न थोड़ा आराम कर लें, अपने स्पॉल्स इकट्ठा कर लें और फिर वो काम पूरा करें जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। सन्नी ने सिर हिलाया। जितनी जल्दी हो सके अपना लक्ष्य पूरा करना सही रहेगा। हालांकि ढेर सारे स्पॉइल्स इकट्ठा करना उससे भी बेहतर लग रहा था। लेकिन कैसी की बातों में सबसे आकर्षक चीज थी आराम करना। बहुत बढ़िया आइडिया। बिना समय गवाए सन्नी जमीन पर बैठ गया और कॉफ्टस कॉफर को सम्मन कर लिया। आखिर इस थका देने वाली लड़ाई के बाद सिर्फ फींड को ही नहीं, उसे भी बहुत भूख लगी थी। चैप्टर 1383 अ पाइल ऑफ सोल शार्ड्स। सन्नी, नेफिस और कैसी कुछ देर फ्लडेड हॉल के डेज पर बैठकर आराम करते रहे। उनके चारों तरफ खून और मौत की बदबू फैली हुई थी, लेकिन उनमें से किसी को भी इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिर यह गंध उनके लिए बहुत परिचित थी। ज्यादातर अवेकन्ड तो इसकी वजह से अपनी भूख भी नहीं खोते। तीनों को अपनी थकी हुई बॉडी को फिर से ताकत देनी थी। बिना ज्यादा बात किए उन्होंने अच्छा खाना खाया और कुछ समय तक आराम किया। सिर्फ शरीर ही नहीं, उनका दिमाग भी बुरी तरह थक चुका था। बैटल का दबाव इतना था कि मन को संभलने में शरीर से ज्यादा समय लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सन्नी की हालत नेफिस और कैसी से बेहतर थी। कुछ देर आराम करने के बाद उसके विचार फिर भटकने लगे। जिज्ञासा से उसने अपने रून्स देखे। कोई किस्मत नहीं। उसने और उसके शैडोज ने बहुत सारे दुश्मनों को मारा था, लेकिन उसे कोई नई मेमोरी नहीं मिली थी। एको तो दूर की बात थी। फिर भी सन्नी ज्यादा निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसका शैडो फ्रैगमेंट काउंटर दिखा रहा था 1944/5000। मैंने एक ही बैटल में लगभग 500 फ्रैगमेंट्स कमा लिए। यह सच में हैरान कर देने वाली बात थी। सन्नी को याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी इतनी तेजी से इतने फ्रैगमेंट्स कमाए हों। नाइटमेयर अब और भी खतरनाक होने वाला था, इसलिए संभावना थी कि इसके खत्म होने तक वह टेरर बन जाए।
इसी स्तर की सिर्फ 6 बैटल्स और काफी होती। बेशक यह भी तय नहीं था कि वह नाइटमेयर से जिंदा बाहर निकलेगा या नहीं, लेकिन हर फ्रैगमेंट उसे थोड़ा और ताकतवर बना रहा था। इसलिए कुछ ही मिनटों में सैकड़ों फ्रैगमेंट्स मिलना बहुत बड़ा फायदा था। कुछ देर बाद तीनों अनमने मन से काम पर लग गए। तब तक फील्ड लगभग डेप्थ ड्वेलर की विशाल लाश को खा चुका था। सनी फिर से हैरान रह गया कि उस लालची शैडो के पेट में इतना सारा मांस आखिर जाता कहाँ था। वह भयानक क्रीचर फील्ड से कम 10 गुना बड़ा था, फिर भी उसकी लाश का मुश्किल से कुछ हिस्सा ही बचा था। क्या इसके पेट की जगह कोई एंडलेस स्पेशल स्टोरेज है? सिर हिलाते हुए सन्नी ने फील्ड और सेंट को बुला लिया। फिर पांचों ने मिलकर ग्राउंड के शरीरों से सोल शार्ड्स निकालने का भयानक काम शुरू किया। कुछ समय बाद वे फिर डेज पर लौट आए और ठंडे पत्थरों पर बैठ गए। तीनों इंसानों के चेहरे पर अजीब सा भाव था। उनकी आंखों में सामने पड़े चमकदार क्रिस्टल्स के बड़े ढेर की रोशनी झलक रही थी। सन्नी खुद को रोक नहीं पाया और हल्का कांप उठा। इतना 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 सारा पैसा! उस ढेर में कम से कम 300 ट्रांसेंडेड सोल शार्ड्स थे। 300! वेकिंग वर्ल्ड में उन्हें बेचकर वह अपने घर वाले पूरे टेरेस डिस्ट्रिक्ट को खरीद सकता था। और उसके बाद भी उसके पास इतने क्रेडिट्स बच जाते कि मैं आखिर खर्च किस पर करूंगा? कुछ पल सोचकर उसने सिर खुजलाया। मुझे नहीं पता तुम ग्रेट लेगेसीज का क्या हाल है, लेकिन मुझे तो यह सब बहुत ज्यादा लग रहा है। मुझे पता था कि थर्ड नाइटमेयर्स अलग स्तर की होती हैं, लेकिन फिर भी। कैसी और नेफिस उसकी तरफ देखने लगी। कुछ क्षण बाद कैसी ने सिर हिलाया। नहीं, हमारे लिए भी यह थोड़ा ज्यादा ही है। क्लैन वेलर कल्पना से परे अमीर था, लेकिन उसके खर्चे भी उतने ही बड़े थे। अवेकेंड की सेना को संभालना और एक ग्रेट सिटाडल को सुरक्षित रखना बहुत सारे रिसोर्सेस मांगता था। और करप्टेड नाइटमेयर क्रीचर्स को मार सकने वाले लोग बहुत कम थे। सन्नी ने सोल शार्ड्स के ढेर को देखा और लंबी सांस ली। धत्तेरे की! मैं सोल शार्ड्स एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर सकता? कुछ देर चुप रहने के बाद उसने दुख भरी आवाज में कहा, खैर, समय बर्बाद मत करो। चलो नेफ, जल्दी जल्दी। नेफिस ने हैरानी से उसे देखा। हूँ? सन्नी ने अपने आंसू निगलते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। कैसी का कोर पहले ही सैचुरेट हो चुका है, इसलिए इन शार्ड्स का फायदा सिर्फ तुम उठा सकती हो। मेरे लिए वीविंग के लिए कुछ छोड़ देना, बाकी सब एब्जॉर्ब कर लो। नेफिस कुछ पल चुप रही। लेकिन मैंने तो सिर्फ डेप्थ ड्वेलर और कुछ ग्राउंड ही मारे हैं। इन शार्ड्स पर तुम्हारा और कैसी का ज्यादा हक है। सन्नी ने कंधे उचकाए। जितनी जल्दी तुम टाइटन बनो उतना अच्छा है। मुझे फ्रैगमेंट्स का हिस्सा मिल चुका है। और वैसे भी हम सब एक ही बोट में हैं। सचमुच? तुमने खुद कहा था कि सिर्फ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ सब कुछ नहीं होती। अगर कोहोर्ट की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ सकती है तो हमें वह करना चाहिए। सन्नी ने आगे झुककर एक चमकता क्रिस्टल उठाया और नेफिस की तरफ उछाल दिया। उसकी नजर नहीं हिली, लेकिन उसका हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और शार्ड पकड़ लिया। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने सोल शार्ड को तोड़ दिया। सफेद चिंगारियों की एक धारा उसके शरीर में समा गई और उसे रोशनी से भर दिया। रोशनी फीकी पड़ने से पहले ही नेफिस ने दूसरा शार्ड उठा लिया। फिर तीसरा, फिर चौथा। 1, 2, 3, 10। सन्नी अपनी जलन छिपाने की पूरी कोशिश करते हुए यह सब देखता रहा।
थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि सैकड़ों शार्ड्स एब्जॉर्ब करना बहुत धीमा काम था। करने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए वह नेफिस के चारों ओर फैली नरम रोशनी को बस देखता रहा। कुछ देर बाद उसके मुंह से एक धीमी सांस निकली। सुंदर। फिर वह खांसा। मेरा मतलब, दौलत का यह पहाड़, इससे सुंदर नजारा और क्या हो सकता है। अफसोस कि यह सब जल्द ही गायब हो जाएगा। हाँ। अपने आप को जबरदस्ती दूसरी तरफ देखने पर मजबूर करते हुए उसने कैसी की तरफ देखा। ब्लाइंड गर्ल अब पहले से कुछ बेहतर लग रही थी, लेकिन अभी भी कमजोर दिख रही थी। सन्नी ने एंडलेस स्प्रिंग निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। कैसी शायद एसेंस की कमी से जूझ रही थी, इसलिए उसने सन्नी की हरकत नहीं देखी। इसका मतलब था कि उसकी एस्पेक्ट एबिलिटीज सक्रिय नहीं थीं और वह सचमुच अंधी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्लीपर होने के समय थी। सन्नी कुछ पल रुका। फिर उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और मेमोरी उसकी हथेली में रख दी। लो, थोड़ा पानी पी लो। कैसी ने एंडलेस स्प्रिंग को कुछ देर हाथ में पकड़े रखा। फिर उसने दूसरे हाथ से सुंदर ग्लास बॉटल की आकृति को उंगलियों से महसूस किया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने बोतल से कुछ घूंट ठंडा और ताज़ा पानी पिया, फिर उसे सन्नी को वापस दे दिया। धन्यवाद। मेमोरी को डिसमिस करते हुए सन्नी को पुरानी बातें याद आ गईं। एंडलेस स्प्रिंग उन 3 मेमोरीज में से एक थी जो कैसी ने अपने फर्स्ट नाइटमेयर में हासिल की थीं। फॉरगॉटन शोर में उसने उनकी बहुत मदद की थी और बाद में कैसी ने यह सन्नी को दे दी थी। यह सुंदर ग्लास बॉटल तब से सन्नी के हर एडवेंचर में उसके साथ रही थी और कई बार उसकी जान भी बचा चुकी थी। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह सच में एक बहुत सोच समझ कर दिया गया गिफ्ट था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उसने यह तुम्हें क्यों दिया था? सन्नी चौंककर ऊपर देखने लगा। सिन ऑफ सोलेस पता नहीं कब अंधेरे से निकलकर उसके पास आ गया था और अब ठंडी नजर से उसे देख रहा था। किसी तरह के अफेक्शन की वजह से नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो बस उसकी गिल्ट को कम करने का तरीका था। आखिर उसने तुम्हें धोखा दिया था, इसलिए अगर देखो तो उसका गिफ्ट भी काफी सेल्फ इंडल्जेंट था। कोई इंसान अपने दोस्त को मौत की तरफ धकेलकर खुद अच्छा महसूस नहीं कर सकता, अगर उसमें थोड़ी भी शर्म हो। एपरिशन मुस्कुराया। अरे, उसने कभी तुमसे माफी भी नहीं मांगी है ना? सिन ऑफ सोलेस ने सिर हिलाया। तो शायद मैं गलत हूं। शायद उसे कभी शर्म महसूस ही नहीं हुई। शायद उसे तुम्हें पीठ में छुरा घोंपने का कभी पछतावा ही नहीं हुआ। सन्नी के सामने बैठी कैसी ने अपने कंधों को पकड़ लिया और सिर झुका लिया। सन्नी ने दांत भींच लिए। चुप हो जा। किसी ने तेरी राय नहीं मांगी, कमीने। जब नेफिस लगातार सोल शार्ड्स एब्जॉर्ब करती रही, तब उस घृणित रेत की हंसी सन्नी के कानों में गूंजती रही। चैप्टर 1384 नॉवल आइडिया। आखिरकार नेफिस सोल शार्ड्स के ढेर को एब्जॉर्ब कर चुकी थी। सन्नी ने उनमें से कुछ को कॉफ्टस कॉफर में रख दिया, फिर उस एलॉय चेस्ट को डिसमिस किया और खड़ा होकर फ्लडेड हॉल को देखने लगा। लड़ाई के दौरान इस जगह को कुछ नुकसान पहुंचा था, लेकिन अभी तक यह पूरी तरह नहीं टूटी थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह खोया हुआ टेम्पल और कितनी देर तक टिकेगा। दूर की सीलिंग पर फैली हुई कई दरारें देखकर उसका भरोसा बिल्कुल नहीं बढ़ा। दुनिया खत्म नहीं हो रही। सनी ने खुद को याद दिलाया कि अगर टेम्पल गिर भी जाए तो भी उन तीनों को कुछ नहीं होगा। वे साधारण लोग नहीं बल्कि मास्टर्स थे। बस कभी कभी यह बात याद रखना मुश्किल हो जाता था। आखिर कोई भी शांत कैसे रह सकता था
जब उसके सिर पर पत्थरों और ठंडे पानी का पहाड़ गिरने को तैयार हो। चलें। नेफिस सोल शार्ड्स एब्जॉर्ब कर चुकी थी और फींड भी ड्राउंड के बचे हुए शरीर को खाकर संतुष्ट हो चुका था। वे काफी आराम भी कर चुके थे। अब टेंपल के और अंदर जाने से उन्हें कोई नहीं रोक रहा था। कैसी भी खड़ी हुई और सिर हिलाया। हाँ चलो। नेफिस ने कुछ स्ट्रेचेस किए और अपनी स्वॉर्ड को कई बार घुमाकर वार किए ताकि अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ खुद को फिर से फैमिलियर कर सके। फिर वह सन्नी और कैसी के पीछे फ्लडेड हॉल के दूसरे छोर की तरफ चल दी। वैसे हम ढूंढ क्या रहे हैं? कैसी टूटी हुई दीवार को देख रही थी जो डेस के पीछे थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, यह टेंपल कभी नॉलेज को समर्पित था। फॉलन ग्रेस पर शासन करने वाली 3 साइबिल्स की अलग अलग जिम्मेदारियां थीं, और यह वाली, जो सबसे वरिष्ठ थी, ट्रूथ्स की गार्डियन थी। वह एक विशाल लाइब्रेरी की देखरेख करती थी, जहां साइबिल्स की दुनिया के बारे में सारी जानकारी दर्ज थी। बहुत से प्रीस्ट्स और प्रीस्टेसेस उस लाइब्रेरी को संभालने और उसमें नई जानकारी जोड़ने का काम करते थे। ब्लाइंड गर्ल ने एक लंबी सांस ली। बेशक जब सिबिल डिफाइलमेंट का शिकार हुई तब उस ज्ञान का ज्यादातर हिस्सा खो गया, और जो बचा था वह उसकी कैद के बाद धीरे धीरे नष्ट हो गया होगा। हाल की वाटर डैमेज ने भी शायद बाकी चीजों को खत्म कर दिया होगा। फिर भी संभावना है कि हमें आगे की यात्रा के बारे में कुछ संकेत मिल जाएं। आखिरकार कैसी को अंधेरे में छिपा हुआ एक छोटा दरवाजा दिखाई दिया, जिसके आगे का संकरा कॉरिडोर ज्यादातर पानी में डूबा हुआ था। उसकी तरफ बढ़ते हुए उसने कहा, और भी कई चीजों के अलावा साइबिल्स यहाँ ग्रेट रिवर के डिटेल्ड मैप्स और रिकॉर्ड्स रखती थीं। हर सिटी, हर सेटलमेंट, हर शक्तिशाली सीकर के स्ट्रॉन्गहोल्ड की जानकारी यहाँ दर्ज थी। जहाँ तक मुझे पता चला है, ये मैप्स पत्थर की स्लेट्स पर उकेरे गए थे, इसलिए इन्हें आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता था। एफी और सोल रीपर जिस जगह फंसे हुए हैं, उसकी जानकारी भी यहाँ दर्ज होनी चाहिए। टूम्ब ऑफ एरियल की जियोग्राफी लगातार बदलती रहती थी। इंसानी शहर अपनी जगह बदलते रहते थे और डेंजरस इलाके भी समय के साथ बदलते या खिसकते रहते थे। ग्रेट रिवर की खतरनाक प्रकृति को देखते हुए मैप्स को अपडेट रखना आसान काम नहीं था। फिर भी कुछ जगहें ऐसी थीं जिनकी लोकेशन कभी नहीं बदलती थी, और अगर बदली भी हो तो पुरानी जानकारी से सन्नी, नेफिस और कैसी यह समझ सकते थे कि आगे उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। आमतौर पर सन्नी अपनी एसेंस बचाकर रखता, लेकिन अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी और क्राउन ऑफ ट्वाइलाइट की वजह से वह खुद को थोड़ा आराम देने के मूड में था। इसलिए पानी में कूदने के बजाय उसने पानी को अलग हटने का आदेश दिया। इतना सारा पानी हटाना आसान नहीं था, लेकिन कुछ ही सेकंड में कॉरिडोर से पानी हट गया। तीनों डेस से नीचे उतरे और उस छोटे दरवाजे से होकर टेंपल के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ गए। चलते हुए सन्नी को बेचैनी महसूस हुई। टेंपल के इस हिस्से में सिबिल के पागलपन के निशान कहीं ज्यादा दिखाई दे रहे थे। डिफाइल्ड अबॉमिनेशन अब मर चुकी थी, लेकिन उसके छोड़े हुए निशान अभी भी उतने ही डरावने और ओमिनस थे। कैसी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिर में चुप रह गई। उसके सुंदर चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उसकी खूबसूरत आंखों की चमक फीकी पड़ गई और उसकी जगह उदासी ने ले ली। सन्नी ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे लगा कि शायद उन्हें कैसी को और आराम करने देना चाहिए था। आखिर वह तेजी से उसके पास पहुंचा और पूछा, तुम ठीक हो? कैसी कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होंगी।
फिर उसने दीवार पर बने उन डरावने निशानों को छुआ जो कैद सिबिल के गुस्से ने छोड़े थे। मैं बस सोच रही थी कि यहाँ जिंदा दफन होना कैसा महसूस होता होगा। फॉलन ग्रेस के लोगों को लगा था कि वे उसे मारने के बजाय दया दिखा रहे हैं, या शायद सम्मान और भक्ति दिखा रहे थे। लेकिन उसने सिर हिलाया। क्या सिर्फ मर जाना बेहतर नहीं होता? सन्नी कुछ देर तक जवाब नहीं दे पाया। उसके लिए यह बस एक सवाल था। लेकिन कैसी के लिए, जिसने पूरा 1 साल सिबिल की भूमिका निभाई थी, यह कहीं ज्यादा व्यक्तिगत बात थी। आखिर उसने कंधे उचकाए। मैं तो मरना पसंद करता। कैसी मुस्कुराई। हाँ, यही दिखाता है कि अच्छे इरादे अक्सर सबसे क्रूएल नतीजे पैदा करते हैं। तुम्हें नहीं लगता? सन्नी ने सिर हिलाया। फिर कैसी थोड़ी देर रुकी और गहरी आवाज में बोली, लेकिन मैं खुद इससे सहमत नहीं हूं। मैं तो जीना पसंद करूंगी, चाहे कुछ भी हो। सन्नी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्यों? कैसी कुछ देर सोचती रही, जैसे सच में जवाब ढूंढ रही हो। फिर वह हल्का सा हंसी। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता। शायद प्राइड। दुनिया हमें मारने की इतनी कोशिश करती है। ऐसे में उसे जीतने देना बहुत अफसोस की बात लगेगी। सनी उसे अविश्वास से देखने लगा। ये क्या था? क्या यह वही बात नहीं थी जो उसने फर्स्ट नाइटमेयर में हीरो से कही थी? बस कैसी का तरीका उससे कहीं ज्यादा रिफाइंड और समझदारी भरा था। लेकिन क्या यह सच में हैरान करने वाली बात थी? भले ही दोनों की जिंदगी पूरी तरह अलग रही हो, फिर भी वे कई मायनों में एक जैसे थे। दोनों का फेट से गहरा संबंध था, और दोनों जानते थे कि फेट कितना टायरानिकल हो सकता है। सन्नी कुछ देर चुप रहा, फिर हल्का सा हंसा। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही पीछे से नेफिस की आवाज आई। तो फिर समस्या क्या है? बस मरना मत। समस्या खत्म। सन्नी मुस्कुराया और सिर हिलाया। बिल्कुल, इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर मेरे जैसा फूल जिंदा रह सकता है, तो कोई भी रह सकता है। कैसी उनकी अजीब कोशिशों पर मुस्कुरा दी। उसने सिर हिलाया। अच्छा, ठीक है। क्या ही नॉवल आइडिया है। मैं इस पर विचार करूंगी। धीमी हंसी की आवाज अंधेरे कॉरिडोर में गूंजती रही, और तीनों मास्टर्स उस प्राचीन टेंपल की गहराइयों में आगे बढ़ते गए। चैप्टर 1385 फ्लेम ऑफ डिविनिटी। जब वे कॉरिडोर्स में चल रहे थे, सन्नी लगातार क्राउन ऑफ ट्वाइलाइट की मदद से उनके लिए रास्ता साफ कर रहा था। वैसे तो वे टेंपल के पानी से भरे हिस्सों में आसानी से तैर सकते थे, लेकिन जब आसान तरीका मौजूद था तो ऐसा क्यों करते? संकरे कॉरिडोर्स की दीवारें चमक रही थीं और नेफिस द्वारा बुलाए गए एक ल्यूमिनस मेमोरी की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थीं। जल्द ही सन्नी ने उनमें एक हल्का बदलाव देखा। पहले जो एंशिएंट पत्थर बिल्कुल सादा था, अब उस पर खूबसूरत म्यूरल्स के बचे हुए निशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि उन म्यूरल्स में क्या दिखाया गया था। एक तो वे काफी टूटे फूटे थे, और दूसरा, उनमें बनी तस्वीरें बहुत अजीब थीं। वे सीधे किसी चीज को दिखाने के बजाय सिंबल्स जैसी लग रही थीं। ये क्या है? सन्नी ने आखिर अपनी जिज्ञासा जाहिर की, क्योंकि उसने देखा कि नेफिस भी उन म्यूरल्स में दिलचस्पी ले रही थी। वह कुछ पल रुकी, फिर सिर हिला दिया। मुझे पक्का नहीं पता। उनके सामने एक म्यूरल था जिसमें एक विशाल काला मैदान दिखाया गया था, जिसे देखकर अजीब सा डर महसूस होता था। उसके बीच में सुनहरी आग का एक बड़ा गुच्छा जल रहा था, जो अपने प्रकाश से अंधेरे को रोशन कर रहा था। कैसी ने अपने कदम धीमे किए और म्यूरल की ओर मुड़ गई।
कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सीधे कहा, ये क्रिएशन मिथ है। सन्नी और नेफिस ने उसे उलझन भरी नजरों से देखा। उनकी नजरें महसूस करके ब्लाइंड लड़की ने हल्की सांस छोड़ी और मुस्कुरा दी। ड्रीम रियन के रहने वालों के पास दुनिया की शुरुआत की कहानी थी, बिल्कुल। असल में ऐसी कई कहानियां थीं, लेकिन ज्यादातर में कुछ बातें समान थीं। उसने म्यूरल की ओर इशारा किया। शुरुआत में सिर्फ एंडलेस केओस था। सन्नी ने हल्का सिर झुकाया। उसे एक पुराने मेमोरी का डिस्क्रिप्शन याद आ गया, शैडो गॉड के खून की एक बूंद वाला मेमोरी। उसके रून्स में भी यही बात लिखी थी। बेशक कैसी भाषा के फर्क की वजह से अर्थ को थोड़ा बदल रही थी। वह वास्तव में वॉइड ऑफ केओस नहीं था, क्योंकि रनिक लैंग्वेज में वॉइड और केओस का मतलब एक ही था। सोचो तो इंसानों की भाषा में भी कभी ऐसा ही था। आजकल लोग केओस शब्द का इस्तेमाल बड़ी अव्यवस्था के लिए करते हैं, लेकिन इसका असली मतलब सिर्फ खालीपन था, यानी वॉइड। इसलिए यह कहना कि सिर्फ वॉइड था और यह कहना कि सिर्फ केओस था, दोनों एक ही बात थी। वही अंधा अबिस जहां वीवर गया था और जहां से गॉड्स आए थे। उधर कैसी आगे बोली, वॉइड हमेशा से था और लगातार बदलता रहता था। उस वॉइड में भयानक क्रीचर्स भी रहते थे, लेकिन फिर डिजायर पैदा हुई और उसके साथ डायरेक्शन भी आया। उसने सुनहरी आग की ओर इशारा किया। सन्नी ने भौं उठाई। ये शब्द उसने पहले भी सुने थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे इचोर के डिस्क्रिप्शन में लिखे थे। हाँ, मैंने पहले भी कुछ ऐसा सुना है, लेकिन सच कहूं तो मुझे कभी समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। डिजायर, डायरेक्शन, ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? इस बार जवाब कैसी ने नहीं बल्कि नेफिस ने दिया। असल में ये आसान है। हाँ, थोड़ा पैराडॉक्स है, लेकिन आसान भी है। वॉइड एटर्नल था, लिमिटलेस था और हमेशा बदलता रहता था। इसलिए देरसबेर उसमें कुछ ऐसा पैदा होना तय था जो उसकी मूल प्रकृति के खिलाफ हो, यानी कुछ ऐसा जो बदलता न हो। वही डिजायर थी, हमेशा बदलते अबिस में एकमात्र कांस्टेंट चीज। वह हल्का खांसी और फिर थोड़ी शर्मिंदगी से बोली, कम से कम मुझे यही समझाया गया था। लेकिन सोचो तो बात सही लगती है। कोई डिजायर बदल नहीं सकती, क्योंकि अगर वह बदल जाए तो वह वही डिजायर नहीं रहेगी, बल्कि दूसरी डिजायर बन जाएगी। इसलिए डिजायर का कॉन्सेप्ट अपनी प्रकृति से ही स्थिर होता है। सन्नी ने कई बार पलकें झपकाईं। क्या? ये तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कितनी अजीब कहानी है। मुझे तो तुम्हारी दूसरी कहानियां ज्यादा पसंद हैं, जैसे चालाक इंसानों की जो जायंट्स को हरा देते हैं, लकड़ी के हॉर्सेस बनाकर शहर जीत लेते हैं, या सी मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। नेफिस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सन्नी कुछ पल उस मुस्कान को देखता रहा, फिर सिर खुजलाते हुए बोला, लेकिन मैं समझ गया। डिजायर पहली ऐसी चीज थी जो कभी नहीं बदलती थी, इसलिए वह वॉइड के विरोध में थी। नेफिस ने सिर हिलाया। हाँ, और डिजायर अपने आप मौजूद नहीं रह सकती। उसे किसी लक्ष्य की जरूरत होती है। तुम किसी चीज को चाहते हो, उसके लिए कोशिश करते हो, उसका सपना देखते हो। इसलिए डिजायर हमेशा किसी दिशा में होती है। इसी वजह से उसके साथ डायरेक्शन भी आया। सन्नी ने उसे अजीब नजरों से देखा। ये अजीब तरह से समझ में आता है। तो मिथ में जिस डायरेक्शन की बात की गई थी, वह डिजायर का स्वाभाविक परिणाम था। डिजायर के जन्म के साथ डायरेक्शन भी पैदा हुआ। जहां पहले सिर्फ केओस था, अब वहां ऑर्डर जैसी कोई चीज मौजूद थी।
संयोग से रनिक लैंग्वेज में डायरेक्शनलेस का मतलब डिसऑर्डरली भी होता था, इसलिए डायरेक्शन को ऑर्डर समझना आसान था। भले ही यह पूरी तरह सही न हो, लेकिन इससे सन्नी को क्रिएशन मिथ का मतलब समझने में मदद मिली। यह केओस और ऑर्डर के बीच का संघर्ष था। वॉइड क्रीचर्स केओस का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि गॉड्स ऑर्डर का। कुछ पल सोचने के बाद उसने पूछा, लेकिन डिजायर किस चीज की थी? आखिर वह चाहत थी किसके लिए? कैसी धीरे से हंस पड़ी। कोई नहीं जानता, और मुझे नहीं लगता कि कोई जान भी सकता है। आखिर हम इंसान डिवाइन चीजों को पूरी तरह समझ नहीं सकते। ये मिथ सिर्फ असली कहानी की एक अधूरी झलक है। मेरी राय में वह किसी खास चीज की डिजायर नहीं थी, बल्कि डिजायर का विचार ही था। इसी वजह से टूम्ब ऑफ एरियल में वेल ऑफ विशेस की फेरी टेल मौजूद है, एक ऐसी मैजिकल जगह जो कोई भी विश पूरी कर सकती है, सिर्फ सही विश नहीं। सन्नी ने मनोरंजन भरी नजरों से उसकी ओर देखा। तुम ये फेरी टेल भी जानती हो? कैसी हल्का खांसी और शर्म से दूसरी ओर देखने लगी। ओह हाँ, फॉलन ग्रेस के छोटे बच्चों में ये कहानी काफी पॉपुलर है। मैंने बस जिज्ञासा में एक दो बार सुनी थी। वह कुछ पल रुकी, फिर अगले म्यूरल के पास चली गई। उस म्यूरल में 6 चमकदार आकृतियां दिखाई गई थीं, जो सुनहरी आग के छोटे हो चुके गुच्छे के चारों ओर खड़ी थीं। उनके आसपास अंधेरे में धुंधले लेकिन टेरिफाइंग आकार दिखाई दे रहे थे, जो उन्हें चारों तरफ से घेर रहे थे। ब्लाइंड लड़की ने उस तस्वीर की ओर इशारा किया। गॉड्स डिजायर से पैदा हुए थे। फिर उन्होंने ओल्ड वंस यानी वॉइड के क्रीचर्स के खिलाफ एक भयानक युद्ध लड़ा। चैप्टर 1386 फॉरेस्ट्स, प्लेन्स, रिवर्स एंड अ वास्ट ब्लू स्काई। अगले कुछ म्यूरल्स में 6 चमकदार आकृतियों और एबिसल वॉइड के अंधेरे में छिपी धुंधली आकृतियों के बीच की लड़ाइयां दिखाई गई थीं। सन्नी को ये देखकर थोड़ी हंसी आई। उसे पहले से पता था कि गॉड्स और अननोन के बीच का युद्ध डेथ, टाइम और स्पेस जैसे हथियारों से लड़ा गया था। सच में वह ऐसा युद्ध था जिसे इंसान पूरी तरह समझ ही नहीं सकते थे। लेकिन प्राचीन लोगों ने म्यूरल्स अपनी इंसानी कल्पना के हिसाब से बनाए थे। उनमें गॉड्स वॉइड क्रीचर्स से सोर्ड्स, स्पीयर्स और कभी-कभी तो मुक्कों से भी लड़ते दिखाए गए थे। किसी गॉड को किसी प्रिमोर्डियल हॉरर के साथ फिस्ट फाइट करते हुए सोचना काफी मजेदार था। सन्नी ने सिर हिलाया। अजीब बात है ना? हमेशा कहा जाता है कि गॉड्स वॉइड क्रीचर्स के दुश्मन हैं, लेकिन असल में वे खुद भी वॉइड क्रीचर्स ही हैं। बस उनकी जाति अलग है। अननोन और गॉड्स दोनों ही वॉइड से पैदा हुए थे, यानी गॉड्स भी एक तरह से अननोन ही थे, ऐसे प्राचीन अस्तित्व जो इंसानों के आने से बहुत पहले मौजूद थे। फर्क बस इतना था कि वे उन प्राचीन प्राणियों की एक खास जाति थे जो अपने जन्म देने वाले अबिस और उसकी हर चीज के खिलाफ थीं। नेफिस ने धीरे से सिर हिलाया। सच है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? सन्नी ने हल्के से सिर हिलाया। शायद नहीं। अवेकेंड और नाइटमेयर क्रीचर्स भी एक ही सिक्के के दो पहलू थे, लेकिन इससे वे एक जैसे नहीं हो जाते थे। तीनों आगे बढ़ते रहे और म्यूरल्स को देखते रहे। आखिरकार ऐसा दिखाया गया था कि वॉइड क्रीचर्स हार गए थे, हालांकि वे नष्ट नहीं हुए थे। कमजोर और पराजित होकर वे अबिस के एक अंधेरे कोने में बैठे थे और 6 चमकदार आकृतियां उन्हें घेरे खड़ी थीं। यह दिलचस्प है। सन्नी को गॉड्स और अननोन के युद्ध के अंत के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इचोर की डिस्क्रिप्शन में बस इतना लिखा था कि वॉइड को बांध दिया गया था, लेकिन कैसे यह नहीं बताया गया था।
आखिर वे दूसरे आखिरी म्यूरल के सामने रुके। उसमें 6 चमकदार आकृतियां गोल्डन फ्लेम के बचे हुए हिस्सों से बना एक जाल पकड़े हुए थीं, जिसके चारों ओर चिंगारियों का तूफान घूम रहा था। उन्होंने वह जाल वॉइड क्रीचर्स पर फेंका और उन्हें चमकती रोशनी में कैद कर लिया। आखिरी म्यूरल में एक जानाप हचाना दृश्य था। काला अबिस गायब था। उसकी जगह फॉरेस्ट्स, प्लेन्स, रिवर्स और एक विशाल नीला आसमान था। सन्नी ने उम्मीद भरी नजर से कैसी की तरफ देखा। आखिर पूरे 1 साल तक वही इस नाइटमेयर के लोगों के साथ रही थी। अगर किसी को उनकी कहानियां पता थीं, तो वह कैसी थी। अंधी लड़की ने धीरे से सांस छोड़ी। आखिर में जब ओल्ड वंस हार गए, तब गॉड्स ने डायरेक्शन को लिया और उसे अपने हथियारों के साथ मिलाकर वॉइड के चारों ओर लपेट दिया। इसी तरह वॉइड को सील किया गया और इसी तरह दुनिया की रचना हुई। सनी आखिरी म्यूरल को घूरता रह गया। उसके अंदर एक अजीब एहसास उठ रहा था। 1 मिनट, फॉरेस्ट्स, प्लेन्स, रिवर्स और विशाल नीला आसमान और रोशनी के जाल में फंसे हुए वे प्राणी। उसे पहले से पता था कि म्यूरल्स बनाने वालों की कल्पना सीमित थी, इसलिए अगर वह तस्वीरों से आगे जाकर उनके असली अर्थ को देखे, डिजायर, डायरेक्शन, ऑर्डर, वे सभी एब्सोल्यूट लॉज जैसे टाइम और स्पेस, जिन्हें गॉड्स ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। क्या इसका मतलब था कि गॉड्स ने दुनिया, बल्कि पूरे यूनिवर्स को वॉइड को यूनिवर्सल लॉज के पिंजरे में बंद करके बनाया था? और अगर दुनिया सच में ऐसे बनी थी, वह कांप उठा। तो रुको, क्या इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम जानते हैं वह अबिसल बीइंग्स के लिए एक जेल है? कि पूरी दुनिया बस उस कैदखाने की बाहरी दीवार है जो अबिस को बंद रखने के लिए बनाई गई थी? कैसी और नेफिस ने उसकी तरफ गंभीर नजरों से देखा। कुछ देर बाद कैसी ने शांत आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि बात इतनी सीधी है। लेकिन हाँ, वॉइड कभी नष्ट नहीं हुआ था, बस बांधा गया था। और दुनिया ही उसे बांध कर रखती है। सिर्फ वेकिंग वर्ल्ड या ड्रीम रियम नहीं, बल्कि जैसा हम एग्जिस्टेंस को जानते हैं वही। सन्नी कुछ देर चुप रहा। यह सुनना टेरिफाइंग था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी गहरे, अंधेरे समुद्र की सतह पर खड़ा हो और उसके नीचे की अथाह गहराई से उसे सिर्फ बर्फ की एक पतली, नाजुक परत अलग कर रही हो। वह बर्फ ही पूरा एग्जिस्टेंस था। डैमनेशन! वैसे भी वह किसी पुरानी कहानी की इतनी चिंता क्यों कर रहा था? जवाब साफ था। अगर शैडो गॉड्स ब्लड की डिस्क्रिप्शन में यही कहानी न लिखी होती, तो वह इसे सिर्फ एक पुरानी मान्यता समझकर भूल जाता। लेकिन स्पेल ने भी यही कहानी बताई थी, जिसका मतलब था कि इसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर थी। कर्सेस! आखिर उसने एक लंबी सांस ली और बेफिक्र दिखने की कोशिश करते हुए कहा, खैर, यह थोड़ा डिस्टर्बिंग है ना? सच में था, लेकिन उससे भी ज्यादा। इससे अनगिनत सवाल खड़े हो गए थे। क्या उसकी समझ सही थी? अगर वॉइड को एग्जिस्टेंस ने सील किया था, तो वीवर उसके अंदर कैसे गया? डीमन ऑफ फेट ने वहां आखिर देखा क्या था? और डेमॉन्स कहां से आए थे? वह अननोन कौन था जिसके बच्चे डेमॉन्स कहलाते थे? डेमॉन्स, गॉड्स और वॉइड के बीच क्या संबंध था? और भी बुनियादी सवाल थे। पाथ ऑफ असेंशन डिविनिटी तक ले जाता था, जबकि पाथ ऑफ करप्शन उसका उल्टा था और अनहोलीनेस तक पहुंचाता था। अगर गॉड्स के विरोध में वॉइड था, तो क्या स्पेल द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रोफेन और अनहोली शब्दों का असली मतलब वास्तव में वॉइड से जुड़ा हुआ था? क्या दुनिया के अंदर सील किया गया अबिस ही करप्शन का स्रोत था?
क्या नाइटमेयर क्रीचर्स की आत्माओं में भरी वह घिनौनी अंधेरी शक्ति वास्तव में एटर्नल वॉइड की अभिव्यक्ति थी? और नाइटमेयर्स, स्पेल और वीवर की रहस्यमय योजनाएं इसमें कहाँ फिट होती थीं? अचानक सन्नी कांप उठा। उसके मन में एक डरावना विचार आया। अब जबकि गॉड्स मर चुके थे, क्या फैलती हुई करप्शन इस बात का संकेत थी कि वॉइड को बांधने वाली सील्स कमजोर हो रही थीं? क्या गॉड्स द्वारा बनाया गया वह पिंजरा धीरे धीरे टूट रहा था? जो डर उसने आखिरी म्यूरल की सच्चाई जानने के बाद महसूस किया था, वह कुछ समय के लिए जिज्ञासा में बदल गया था। लेकिन अब वह ड्रेड फिर लौट आया था। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने गला साफ किया और उस प्राचीन, टूटी फूटी और फीकी पड़ चुकी तस्वीर से नजर हटा ली। नीले आसमान पर फैली काली दरारों की जाल जैसी रेखाएं बिल्कुल भी ओमिनस नहीं लग रही थीं। चलो उस शापित लाइब्रेरी को ढूंढते हैं और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलते हैं, ठीक है? यह जगह सच में मुझे क्रीप्स दे रही है। जिंदगी में पहली बार सन्नी ने दिल से चाहा कि उसे इन सवालों के जवाब कभी न मिलें। चैप्टर 1387 डिवाइन अनहोली। जैसे जैसे वे फ्लडेड टेम्पल के अंदर और गहराई में जाते गए, सन्नी उस अजीब कहानी के बारे में सोचता रहा जो एंशिएंट म्यूरल्स में दिखाई गई थी। उसे लग रहा था कि उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात समझी है। लेकिन हमेशा की तरह हर जवाब के साथ दर्जनों नए सवाल भी खड़े हो गए थे। डिवाइन अनहोली। यह जानकर कि दुनिया की पूरी बनावट एक तरह का पिंजरा थी जिसके नीचे एबिसल वॉइड कैद था, सन्नी को बेचैनी महसूस हुई। यह स्वाभाविक भी था, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दिया। आखिर इसका क्या फायदा था? ऐसी बातें एक साधारण इंसान की समझ से बहुत दूर थीं। अगर सन्नी एक सॉवरेन भी होता, तब भी इन शक्तियों के सामने वह एक चींटी जैसा ही होता। ये सील्स अनगिनत युगों से मौजूद थे। चाहे वे कमजोर हो रहे हों, फिर भी बहुत लंबे समय तक बने रहने वाले थे। और जब तक वॉइड अपनी कैद से निकलकर सब कुछ नष्ट करता, तब तक सन्नी बहुत पहले मर चुका होगा। शायद उसकी हड्डियों की धूल भी नहीं बची होगी। शायद। वैसे भी उसका ध्यान किसी और बात पर था। करप्शन का असली स्रोत। पहले सन्नी को बस हल्का सा शक था कि इसका संबंध वॉइड से है, लेकिन अब उसे लगभग पूरा यकीन हो गया था। लेकिन यह काम कैसे करता है? ड्रीम रियल्म की सिविलाइजेशंस का पूरा इतिहास साफ नहीं था, लेकिन एक बात सन्नी जानता था, करप्टेड यानी नाइटमेयर क्रीचर्स हमेशा से मौजूद थे। तब भी जब वॉइड की सील्स बिल्कुल नई और मजबूत थीं। सबसे पहला युग जिसे सन्नी जानता था, वह वॉइड का युग था। उसने मन ही मन उसका नाम एज ऑफ केओस रख लिया। एज ऑफ केओस में गॉड्स का जन्म हुआ था। उन्होंने एंशिएंट एबिसल बीइंग्स के खिलाफ युद्ध लड़ा और आखिरकार उन्हें हराकर दुनिया बनाई। उसके बाद आया एज ऑफ हीरोज। नॉक्टिस और बाकी चेन लॉर्ड्स उसी समय पैदा हुए थे। उस दौर में इंसान दुनिया की सबसे शक्तिशाली जाति नहीं थे। उनकी सिविलाइजेशन बस बढ़ना शुरू ही हुई थी और उसका अस्तित्व भी सुरक्षित नहीं था। उन्हें नई जमीनों पर कब्जा करने, अपने शहरों की रक्षा करने और खत्म होने से बचने के लिए करप्टेड से लड़ना पड़ता था। उन्हें शक्तिशाली चैंपियंस की जरूरत थी जो उन भयानक प्राणियों से लड़ सकें। इसी वजह से उस समय को एज ऑफ हीरोज कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नाइटमेयर क्रीचर्स तब भी मौजूद थे, जबकि गॉड्स जीवित थे और वॉइड की सील्स बिल्कुल सही हालत में थीं। ऐसा कैसे हो सकता था? हाँ, सन्नी ने भौहें सिकोड़ लीं। शायद गॉड्स ने पूरे वॉइड और उसके सभी प्राणियों को कैद नहीं किया था।
यह कल्पना करना आसान था कि अबिस के कुछ अवशेष उनकी पकड़ से बच गए होंगे और नई दुनिया में आ गए होंगे। नॉक्टिस ने एक बार उसे बताया था कि गॉड्स और डेमॉन्स प्राचीन युद्धों में साथ साथ लड़े थे। इसलिए यह मानना आसान था कि अबिस के खिलाफ युद्ध वॉइड को सील करने के साथ खत्म नहीं हुआ था। नई दुनिया की शुरुआत में भी कई भयानक लड़ाइयाँ हुई होंगी, जिनमें इन बचे हुए एबिसल प्राणियों का सफाया किया गया होगा। सोचने पर सन्नी को नेफिस की कही एक बात याद आई। उसने बताया था कि समय की शुरुआत में गॉड्स ने एक भयानक क्रीचर को मारा था। उसका खून जमीन में समा गया और ट्रू डार्कनेस बन गया। जहां वह क्रीचर मरा था, वही जगह आज हॉलो माउंटेन्स कहलाती है। उसके नीचे अंडरवर्ल्ड की डार्कनेस फैली हुई है। वह क्रीचर निश्चित रूप से कोई वॉइड बीइंग रहा होगा। इससे साबित होता था कि दुनिया बनने के बाद भी कुछ वॉइड बीइंग्स गॉड्स की दुनिया में घूमते थे। लेकिन वॉइड बीइंग्स आखिर होते क्या हैं? सन्नी को महसूस हुआ कि वह किसी बहुत बड़ी सच्चाई के करीब पहुंच रहा है। पहले वह सोचता था कि गॉड्स बस डिवाइन टाइटन्स हैं, लेकिन अब उसका मानना था कि गॉड्स रैंक और क्लास जैसी सीमाओं से कहीं ऊपर हैं। उसी तरह वॉइड क्रीचर्स भी सिर्फ अनहोली टाइटन्स नहीं हो सकते थे। वे भी गॉड्स की तरह बिल्कुल अलग स्तर की अस्तित्व वाली शक्तियां थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे अलग थे। ये एबिसल हॉरर्स समय, स्थान, मृत्यु और उन सभी नियमों के जन्म से पहले मौजूद थे जिनसे वास्तविकता बनी है। वे पूरी तरह एलियन अस्तित्व थे, इस दुनिया के हर नियम के विपरीत। और सन्नी एक बात अच्छी तरह जानता था। बहुत शक्तिशाली प्राणी अपने आसपास की दुनिया पर असर डालते हैं। सेंट्स और ताकतवर मास्टर्स के आसपास एक रहस्यमय दबाव महसूस होता है। ऊंचे क्लास वाले नाइटमेयर क्रीचर्स बड़े क्षेत्रों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। सॉवरेन्स विशाल डोमेन्स पर शासन करते हैं। तो फिर वॉइड बीइंग्स, जो असीम शक्ति रखते थे, उस दुनिया पर कैसा प्रभाव डालते होंगे जो उनकी प्रकृति से पूरी तरह अलग थी? क्या उनकी मौजूदगी से वास्तविकता के नियम ही सड़ने और टूटने लगते होंगे? सन्नी का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या क्या करप्शन की असली प्रकृति यही थी? क्या यह प्रिमोर्डियल वॉइड के प्रभाव से पैदा होने वाली सड़न थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी प्रकृति वास्तविकता से पूरी तरह अलग थी? इससे बहुत सी बातें समझ में आने लगीं। इसीलिए करप्टेड क्रीचर्स में उन लोगों को नष्ट करने की पागल इच्छा होती थी जो करप्टेड नहीं थे। इसीलिए वे इतने एलियन, घिनौने और गलत महसूस होते थे। डिवाइन और अनहोली एक दूसरे के स्वाभाविक दुश्मन थे। उनकी प्रकृति ही ऐसी थी कि वे एक दूसरे को मिटाना चाहते थे। मुझे लगता है मैं सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गया हूं। सन्नी कुछ देर तक चुपचाप चलता रहा। कैसी के पीछे चलते हुए उसके चेहरे पर गहरी सोच दिखाई दे रही थी। स्पेल की दुनिया, नाइटमेयर क्रीचर्स के खिलाफ लगातार युद्ध और टूट चुका ड्रीम रियल। अचानक यह सब उसे पहले से कहीं अधिक समझ में आने लगा। यह पूरी समझ नहीं थी। इन निष्कर्षों का दायरा इतना विशाल था कि कुछ मिनटों में उन्हें पूरी तरह समझ पाना असंभव था। लेकिन फिर भी पूरी तस्वीर अब पहले से कहीं अधिक साफ लग रही थी। कुछ देर बाद उसने चोरी छिपे नेफिस की तरफ देखा। फिर नेफ का क्या? उसकी असेंडेड एबिलिटी, लॉन्गिंग, उसे करप्शन से पूरी तरह सुरक्षित रखती थी। अब जबकि सन्नी इतना कुछ जान चुका था, यह साधारण दिखने वाली एबिलिटी पहले से भी अधिक असंभव लग रही थी। और सिर्फ यही नहीं, उसके एट्रिब्यूट्स में से एक का नाम नेफिलिम था। उसका विवरण था। एक समय ऐसे भयानक प्राणी मौजूद थे जो डिवाइन और प्रोफेन के अनहोली मिलन से पैदा हुए थे।
नेफिलिम उनमें सबसे सुंदर और सबसे भयावह थे। अगर डिवाइन और अनहोली स्वभाव से ही एक दूसरे के विरोधी थे, तो फिर उनके मिलन से कोई प्राणी पैदा कैसे हो सकता था? वे कितने भयानक रहे होंगे? और उनका अंत कैसे हुआ? सन्नी ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने नेफ के पतले शरीर की तरफ देखना बंद कर दिया। मैं अपनी बात वापस लेता हूं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया हूं। एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसने कराहने की इच्छा दबाई और अपना चेहरा हथेली से ढक लिया। चैप्टर 1388 व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। सन्नी ड्रीम रियर्न के इतिहास के बारे में सोचता रहा। एज ऑफ केओस सबसे पहला युग था। इसका अंत तब हुआ जब वॉइड को कैद किया गया और दुनिया बनाई गई। उसके बाद एज ऑफ गॉड्स आया, एक बहुत पुराना समय जब गॉड्स, उनके बनाए हुए जीव और कहीं से आए डेमॉन्स नई दुनिया में बचे हुए एबिसल क्रीचर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। फिर आया एज ऑफ हीरोज। इसकी शुरुआत तब हुई जब इंसान फैलने लगे और दुनिया पर अधिकार पाने के लिए करप्टेड क्रीचर्स से लड़ने लगे। इसका अंत तब हुआ जब उन अबॉमिनेशंस को पीछे धकेल दिया गया या लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया गया। उसके बाद वे हर जगह मौजूद खतरा नहीं रहे, बल्कि बहुत दुर्लभ लेकिन भयानक दुश्मन बन गए। इसके बाद एक अलग युग आया। ऐसा युग जिसमें इंसानों का दुनिया पर बिना किसी चुनौती के राज था। नॉक्टिस को उसका कोई नाम नहीं पता था, शायद इसलिए क्योंकि उस समय के लोगों को उसकी जरूरत ही नहीं थी। उनके लिए वह बस वर्तमान था, शांति और समृद्धि का एक गोल्डन एज। हालांकि तुलना के हिसाब से मुझे यकीन है कि करप्टेड क्रीचर्स के लगभग खत्म हो जाने के बाद भी बहुत खून खराबा और संघर्ष हुए होंगे। आखिर इंसान तो इंसान ही हैं। दुनिया में और भी कई तरह की जातियां और क्रीचर्स रहते थे। मुझे नहीं लगता कि सब लोग पूरी तरह शांति से रहते होंगे। अपनी अमरता की वजह से नॉक्टिस और दूसरे चेन लॉर्ड्स, जो एज ऑफ हीरोज में पैदा हुए शक्तिशाली ट्रांसेंडेंट थे, इतने लंबे समय तक जिए कि उन्होंने इस नए युग को भी देखा। असल में शायद इस युग परिवर्तन में उनका योगदान किसी की सोच से ज्यादा था। नॉक्टिस के अनुसार किंगडम ऑफ होप का विनाश इतिहास का वह मोड़ था जिसने एज ऑफ हीरोज का अंत कर दिया। इसका मतलब था कि गोल्डन एज की शुरुआत ही जहर से भरी हुई थी। यह होप की कैद से शुरू हुआ और उसके बंधनों से मुक्त होने पर खत्म हुआ। उस दौरान गॉड्स धीरे धीरे दूर और उदासीन होते गए। उनके अनुयायी भी आपस में लड़ने लगे। धीरे धीरे समृद्धि कम हुई और उसकी जगह ठहराव तथा पतन ने ले ली। सन्नी के फर्स्ट और सेकंड नाइटमेयर्स भी गोल्डन एज के अंतिम दिनों में हुए थे, ठीक उस समय से पहले जब डेमॉन्स ने गॉड्स के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। वही युद्ध, आखिरी युद्ध, ड्रीम रियर्न की सभ्यता को नष्ट कर गया। हालांकि इतिहास के हिसाब से वह समय बहुत छोटा था, लेकिन उसकी भयानकता इतनी बड़ी थी कि उसे एक अलग युग माना जा सकता था। एज ऑफ डेमॉन्स, डर और विनाश का भयानक युग। हालांकि यह सबसे नया युग था, लेकिन सबसे रहस्यमय भी। वेकिंग वर्ल्ड के इंसानों को ड्रीम रियल्म में जो कुछ मिला था, वह उसी महान युद्ध के निशान थे जो डेमॉन्स और गॉड्स के बीच हुआ था। फिर भी उसके बारे में लगभग कुछ नहीं पता था। युद्ध क्यों शुरू हुआ? यह कैसे खत्म हुआ? गॉड्स कैसे मरे? और उनके दुश्मन डेमॉन्स का क्या हुआ? सनी सिर्फ इतना जानता था कि डूम वॉर की शुरुआत और वर्तमान समय के बीच किसी समय सीड्स ऑफ नाइटमेयर्स प्रकट हुए और करप्शन ने फिर से दुनिया पर कब्जा कर लिया, जिससे उसे पहले लगभग बाहर निकाल दिया गया था। यही ड्रीम रियर्न का अंत था। रुको, शायद मैं गलत हूं। ड्रीम रियर्न का इतिहास वास्तव में कभी खत्म नहीं हुआ था।
आज भी उसकी खतरनाक सीमाओं पर इंसानी बस्तियां मौजूद थीं। बैस्टियन और रावनहार्ट जैसे बड़े सिटेडल्स और उनसे भी छोटे कई सिटेडल्स, जहां लाखों अवेकन रहते थे, लड़ते थे और जीवित रहने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे वे नाइटमेयर क्रीचर्स से और अधिक जमीन वापस ले रहे थे, लगभग एक नए एज ऑफ हीरोज की तरह, या फिर एज ऑफ द नाइटमेयर स्पेल। सन्नी ने संकरे कॉरिडोर की छत से गिरती पानी की एक बूंद से बचते हुए थोड़ा सिर झुकाया। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो ऐसा लग रहा था जैसे नाइटमेयर स्पेल का उद्देश्य ड्रीम रियल्म को दोबारा आबाद करना था, उस दुनिया को फिर से जीवन देना जो डूम वॉर के बाद लगभग नरक बन चुकी थी। इतिहास के उन पहियों को फिर से घुमाना जो बहुत पहले रुक चुके थे, ताकि वह उजड़ी हुई दुनिया फिर भविष्य की ओर बढ़ सके। लगता है वीवर कोई महान हीरो था। बेशक यह बदलाव वेकिंग वर्ल्ड के अनगिनत लोगों की मौत और असीम दुख की कीमत पर आया था, और सन्नी को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि डीमन ऑफ फेट किसी तरह का हीरो था, महान तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी यह विचार इतना तर्कसंगत लग रहा था कि उसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता था। एज ऑफ केओस, एज ऑफ गॉड्स, एज ऑफ हीरोज, गोल्डन एज, एज ऑफ डेमोन्स और एज ऑफ द नाइटमेयर स्पेल। अगर इतिहास को इस ढांचे में देखा जाए तो सन्नी को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की बहुत बड़ी मात्रा मिल सकती थी। सिर्फ यह सोचकर ही उसकी आंखें चमक उठीं। अगर मैं इस थ्योरी को अच्छी तरह लिखकर पब्लिश कर दूं, चाहे सही हो या गलत, वाह, मैं एकेडमिक अचीवमेंट्स में तैरूंगा। गेस्ट लेक्चरर तो छोड़ो, मुझे ऑनोररी प्रोफेसर बना दिया जाएगा। शायद दीन बना वह लालच भरी मुस्कान के साथ चल रहा था कि कैसी ने अपनी चाल धीमी कर दी और हाथ उठाया। हम करीब हैं, सावधान रहो। अगर सच में कोई रिकॉर्ड्स बचे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि उन्हें और नुकसान न पहुंचे। जिन कॉरिडोर्स से वे गुजरे थे उनमें ज्यादातर जगह पानी भरा हुआ था, लेकिन खोए हुए टेम्पल का यह हिस्सा अजीब तरह से सूखा था। शायद यहाँ की संरचना ज्यादा मजबूत थी और समय के असर को बेहतर तरीके से झेल गई थी, या शायद अभी भी कोई एन्चांटमेंट्स अंदरूनी हिस्से की रक्षा कर रहे थे। जो भी कारण हो, जिस फर्श पर वे चल रहे थे वह धीरे धीरे सूखी होती जा रही थी। जल्द ही तीनों मास्टर्स एक ऐसे चेम्बर से गुजरे जो पूरी तरह शेल्व्स से भरा हुआ था। कभी उन शेल्व्स पर अनगिनत किताबें रही होंगी, लेकिन अब शेल्व्स टूटी हुई थीं और पुराने स्क्रॉल्स पानी से नष्ट हो चुके थे। सन्नी ने कुछ स्क्रॉल्स की जांच की, लेकिन निराश होकर सिर हिला दिया। जो स्क्रॉल्स बाकी से बेहतर हालत में लग रहे थे वे भी पूरी तरह अपठनीय थे। वे आगे बढ़े और ऐसे ही कई चेम्बर्स पार किए। टेम्पल की लाइब्रेरी कभी बहुत विशाल रही होगी, लेकिन अब साइबिल्स और उनके वफादार प्रीस्ट्स द्वारा इकट्ठा किया गया सारा ज्ञान खो चुका था। कुछ नमी से नष्ट हो गया था, कुछ जल गया था और कुछ डिफाइल्ड सिबिल ने अपने क्रोध में पूरी तरह नष्ट कर दिया था। कितना दुखद। आखिरकार वे एक ऊंचे दरवाजे तक पहुंचे। इनर सैंक्टम के बाकी दरवाजों की तरह यह भी सड़कर टूटे हुए टुकड़ों में बदल चुका था, लेकिन उसके पीछे का चेम्बर, जो पिछले कुछ मिनटों में देखा गया सबसे बड़ा चेम्बर था, अजीब तरह से लगभग सुरक्षित था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके अंदर न तो टूटी हुई शेल्व्स थीं और न ही सड़े हुए स्क्रॉल्स। उनकी जगह वहां स्टोन स्लेट्स रखी हुई थीं। चैप्टर 1389 शिफ्टिंग मैप। प्राचीन लाइब्रेरी के सेंट्रल चेम्बर में प्रवेश करने के बाद सन्नी का उत्साह थोड़ा कम हो गया। बाहर से स्टोन स्लेट्स ठीक लग रही थीं, लेकिन पास जाकर देखने पर उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। डिफाइल्ड सिबिल ने इस चेम्बर में भी तबाही मचाई थी।
कई स्लेट्स टूट चुकी थीं, कुछ मलबे में बदल गई थीं और कुछ पूरी तरह धूल बन गई थीं। पूरा स्थान बिखरा हुआ था। दीवारों और छत पर गहरी दरारें थीं। फर्श पर पानी के गहरे गड्ढे बने हुए थे और ठंडी अंधेरी जगह में टपकते पानी की आवाज गूंज रही थी। फिर भी बहुत सी स्लेट्स अभी भी सुरक्षित थीं। कैसी कुछ पल तक चुप खड़ी रही, फिर आह भरकर अपेक्षाकृत सूखे मलबे के ढेर पर बैठ गई। सन्नी ने उसे देखा। क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगी ढूंढने में? अंधी लड़की मुस्कुराई। मैं ढूंढ ही रही हूं। सन्नी खांस पड़ा और असहज होकर दूसरी तरफ देखने लगा। वाह, कमाल कर दिया। एक ब्लाइंड पर्सन से पूछ लिया कि वो देखेगी या नहीं। हालांकि कैसी की अवेकेंड एबिलिटी उसे दुनिया को समझने में मदद करती थी, लेकिन उससे उसे दृष्टि नहीं मिली थी। कैसी भविष्य को ऐसे महसूस करती थी जैसे वह उसे जी रही हो, इसलिए वह फिर भी ब्लाइंड ही थी। उसकी असेंडेड एबिलिटी उसे देखने की क्षमता देती थी, लेकिन किसी और की आंखों के जरिए, जैसे सन्नी या नेफिस। इसका मतलब था कि वह केवल वही स्लेट्स देख सकती थी जिन्हें वे दोनों देख रहे हों। इसलिए वह सही स्लेट पहचानने में मदद कर सकती थी, लेकिन खुद उसे खोज नहीं सकती थी। अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए सन्नी ने गला साफ किया। तो हमें आखिर ढूंढना क्या है? कैसी कुछ देर चुप रही। सबसे पहले हमें सभी सही सलामत स्लेट्स अलग कर लेनी चाहिए। जिनमें अभी हमारी जरूरत की जानकारी नहीं है, वे भी बाद में काम आ सकती हैं। वाकई, एफी और जेट को बचाना ग्रेट रिवर पर उनका आखिरी काम नहीं था। उन्हें ट्वाइलाइट भी जाना था और फिर समय की शुरुआत तक यात्रा करके वर्च पर हमला करना था। अंथीन रिवर की सतह के नीचे कौन कौन से खतरे छिपे थे, कोई नहीं जानता था। भले ही साइबिल्स द्वारा दर्ज की गई जानकारी अब पुरानी हो चुकी थी, फिर भी वह बेहद मूल्यवान थी। कैसी ने हल्का सा सिर झुकाया। और फ्लावर्स का कोई भी जिक्र दिखे तो ध्यान रखना। सन्नी ने सिर हिलाया। एफी और जेट जहां फंसी हुई थीं, उस जगह के बारे में बहुत कम जानकारी थी। फॉलन ग्रेस के लोग उसे वाइन फ्लावर कहते थे। ग्रेट रिवर के उस क्षेत्र के बारे में जो थोड़ी बहुत कहानियां सुनी गई थीं, उनमें बस इतना कहा गया था कि वहां से कोई वापस नहीं आता। यह तक नहीं पता था कि वाइन फ्लावर नाम आया कहां से। आह भरकर सन्नी काम में लग गया। जल्दी ही वह और नेफिस मलबे के बीच रेंगते हुए स्लेट्स को अलग करने लगे। जो हल्की क्षति वाली थीं उन्हें एक तरफ रखा गया और जो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं उन्हें दूसरी तरफ। काम करते हुए सन्नी हर स्लेट पर एक नजर डाल लेता था। अनंके ने उन्हें ग्रेट रिवर में रास्ता ढूंढना सिखाया था, कम से कम इतना कि वे फॉलन ग्रेस तक पहुंच सकें। लेकिन वह स्लेट्स पर बने नक्शों को सच में पढ़ नहीं सकता था। सन्नी जिन मैप्स का आदी था, वे पहाड़ों, नदियों और क्रेटर जैसे लैंडमार्क्स पर आधारित होते थे। लेकिन एक अनथीन विशाल रिवर के मैप में क्या दिखाया जा सकता था? साइबिल्स की प्रणाली काफी जटिल थी। वह एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आधारित थी जिसमें हर स्लेट की स्थिति ग्रेट रिवर के किनारों, सन्स की गति और टूम्ब ऑफ एरियल में मौजूद कुछ स्थायी खतरों की दूरी के अनुसार तय की जाती थी। कोई भी स्लेट ग्रेट रिवर का पूरा मैप नहीं दिखाती थी। उन्हें एक साथ जोड़ना पड़ता था और जैसे जैसे क्षेत्र अपनी जगह बदलते थे, स्लेट्स को भी उसी हिसाब से इधर-उधर करना पड़ता था। पुराने कोऑर्डिनेट्स काट दिए जाते थे और नए जोड़ दिए जाते थे। चूंकि ज्यादातर स्लेट्स नष्ट हो चुकी थीं, इसलिए पूरा मैप दोबारा बनाना असंभव था। लेकिन साइबिल्स और उनके सर्वेंट्स ने एक बहुत अच्छी बात की थी। हर स्लेट के पीछे उस पर दिखाए गए क्षेत्र का विवरण भी उकेरा गया था।
इसलिए कोऑर्डिनेट्स समझने की कोशिश करने के बजाय सन्नी उन विवरणों को पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा उदास होने लगा। एक विशाल माव जो पानी के नीचे खुलता है और पूरे आइलैंड शिप्स को निगल जाता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां हवा सचमुच शरीर को काट देती है। ये क्या है? एक इल्यूसरी आइलैंड जिसे केवल मरने वाले लोग ही देख सकते हैं। तो अगर उसे अचानक वह आइलैंड दिख जाए तो क्या इसका मतलब होगा कि वह अगले कुछ मिनटों में मरने वाला है? या फिर उस आइलैंड को देखना ही लोगों की मौत का कारण बनता है? जो भी हो, यह बहुत ज्यादा क्रीपी था। सन्नी जानता था कि टूम्ब ऑफ एरियल एक भयानक जगह है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि फॉलन ग्रेस तक सुरक्षित पहुंच जाना सच में उसकी किस्मत थी। खैर, उन्होंने टाइम स्टॉर्म का सामना भी किया था, जो स्थानीय खतरों में भी बेहद डरावना माना जाता था। इसलिए खुद को लकी कहना शायद पूरी तरह सही नहीं था। जो भी हो, कुछ समय बाद दोनों एक लय में काम करने लगे। सनी सही सलामत स्लेट्स ढूंढ रहा था, जबकि नेफिस टूटी हुई स्लेट्स के टुकड़े इकट्ठा कर रही थी और डार्क सेपर की मदद से उन्हें जोड़ रही थी। उधर कैसी कुछ देर मलबे के ढेर पर आराम करती रही। फिर बोर होकर उठी और चेम्बर में टहलने लगी। वह कुछ देर उनके आसपास रही, फिर दीवार पर हाथ रखकर अपनी उंगलियों से पूरे चेम्बर की परिधि को टटोलते हुए चलने लगी। चारों तरफ मलबा फैला होने के कारण उसे पूरा चक्कर लगाने में काफी समय लग गया। आखिरकार वह वापस प्रवेश द्वार के पास पहुंच गई। असल में क्या वह कुछ ज्यादा देर के लिए गायब नहीं रही? अचानक चिंतित होकर सन्नी ने स्लेट्स से ध्यान हटाया और अपनी शैडो सेंस पर ध्यान केंद्रित किया। उसे केवल एक पल लगा। राहत की बात थी कि वह अभी भी कैसी की शैडो को साफ महसूस कर सकता था। मुड़कर उसने चेम्बर के दूसरे सिरे की ओर देखा। वहां कैसी की नाजुक आकृति टूटी हुई दीवार के सामने खड़ी थी। वह किसी गहरे विचार में डूबी हुई लग रही थी। हल्का सा भौहें सिकोड़कर सन्नी ने आवाज लगाई, अरे, क्या वह दीवार इतनी दिलचस्प है? इधर आओ और हमारा साथ दो। शायद यह बेवकूफी थी, क्योंकि कैसी भविष्य को महसूस कर सकती थी। लेकिन सन्नी को पूरा भरोसा नहीं था कि फ्लडेड टेम्पल अब पूरी तरह सुरक्षित है। और ब्लाइंड लड़की का उसकी पहुंच से दूर होना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अगर अचानक उन पर हमला हो जाए तो? उसकी आवाज सुनकर कैसी कुछ पल झिझकी। फिर उनकी तरफ मुड़ी और दीवार की ओर इशारा किया। असल में यह दिलचस्प है। वह एक पल रुकी, फिर थोड़ी अनिश्चितता के साथ बोली, दरारों में से हल्की हवा आ रही है। मुझे लगता है कि उस दीवार के पीछे एक और कमरा है। चैप्टर 1390 गाइडिंग लाइट। खड़े होकर सन्नी ने अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रेच किया और वहां गया जहां कैसी खड़ी थी। टूटी हुई दीवार के पार उसने अपनी शैडो सेंस फैलाई, कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। अच्छा पकड़ा। वहां सच में एक हिडन स्पेस है। सोचो, वह इसे लगभग मिस ही कर गया था। ब्लाइंड लड़की कुछ देर उसे देखती रही, जिससे सन्नी को आसपास देखने का इशारा मिला। डैम, यह अब भी क्रीपी लगता है कि वह मेरी सेंसेस का इस्तेमाल कर रही है। कम से कम पूछ तो सकती है। उसकी एबिलिटी सिर्फ साइट तक सीमित नहीं है तो। मैं सोच भी नहीं ना चाहता कि वह क्या क्या महसूस कर सकती होगी जो मैं महसूस करता हूं। अचानक खुद को गर्म महसूस करते हुए सन्नी ने कैसी की तरफ देखा और दबे हुए स्वर में पूछा, तुम क्या ढूंढ रही हो? ब्लाइंड लड़की कुछ देर रुकी। अगर वहां कोई सीक्रेट स्पेस है तो उसे खोलने का कोई मैकेनिज्म भी होगा। शायद कोई लीवर। ओह,
और मुझे थोड़ा क्रेडिट भी दो, ठीक है? मैं इतनी पोलाइट हूं कि जानती हूं कब अपनी एबिलिटी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सन्नी को पीछे कूद जाने की इच्छा हुई। क्या? अब तुम थॉट्स भी पढ़ सकती हो? कैसी ने गहरी सांस ली और धैर्य से सिर हिलाया। नहीं, बस तुम्हारे चेहरे पर सब साफ लिखा हुआ था। सन्नी ने राहत की सांस ली, फिर अचानक कांप गया। रुको, वह मेरी आंखों से देख रही है, तो फिर मेरा चेहरा कैसे देख सकती है? उसी समय नेफिस ने उसके कंधे पर हाथ रखा, क्योंकि उसने मेरी आंखों से देखा। सच में सन्नी, जो इंसान एकेडमी डोरमेट्री में अपने शैडो का इस्तेमाल परवर्टेड चीजों के लिए कभी न करने का दावा करता है, वह काफी अजीब बातें सोचता है। सन्नी ने अविश्वास से उसे देखा। दावा करता है से क्या मतलब है? मैंने बिल्कुल नहीं किया। तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोल सकता। नेफिस ने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ कैसी की तरफ देखा। ध्यान दिया? उसने कहा, डिड नॉट, हैव नॉट नहीं। हूं। सन्नी चुप रह गया, उसका मुंह खुला रह गया। ओह, अब समझ आया। नाक सिकोड़ते हुए वह मुड़ गया। हाँ, और जब तक मैं विल नॉट नहीं कहता, तब तक तुम दोनों भी संभल कर रहो। कौन जाने मैं कैसी अजीब बातें सोचूं। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर नेफिस ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहा, तो जो भी मैकेनिज्म इस दरवाजे को खोलता था, वह बहुत पहले टूट चुका होगा। वह मुस्कुराया और देखा कि नेफिस आगे बढ़ी और दीवार पर तेज पंच मारा। पुराना पत्थर टूटकर गिर गया और उसके पीछे एक अंधेरा कमरा दिखाई दिया। सन्नी ने उड़ती हुई धूल से अपना चेहरा बचाया और अंदर झांका। फॉल्स वॉल के पीछे एक छोटा गोल कमरा था। उसके बीच में एक ऑल्टर था और उस पर कुछ रखा हुआ था। जैसे ही नेफिस ने अपनी टॉर्च ऊपर उठाई, उसकी रोशनी किसी चमकदार मेटल से टकराकर लौटी। अचानक सन्नी ने शैडोज में हलचल महसूस की और उसकी आंखें फैल गईं। वह ग्लो। ऑल्टर पर सफेद लकड़ी का एक स्टाफ रखा था। उस पर धूल या गंदगी का कोई निशान नहीं था। उसके दोनों सिरों पर चमकदार गोल्ड की सुंदर जाली बनी हुई थी और ऊपर एक चमकता हुआ जेम, नहीं क्रिस्टल, लगा हुआ था। उस क्रिस्टल को पहचानना आसान था। वह काफी हाई रैंक का सोल शार्ड था, शायद सुप्रीम रैंक का या उससे भी ऊंचा। लेकिन सन्नी की सांस रोक देने वाली चीज कुछ और थी। उस सफेद स्टाफ से एक हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। वही चमक जिसे सन्नी सिर्फ इसलिए देख सकता था क्योंकि वीवर्स लिनेज ने उसकी आंखों को बदल दिया था। यह वही पहचान वाली चमक थी जो डिविनिटी से जुड़ी चीजों में होती थी। सुंदर स्टाफ को देखते हुए कैसी ऑल्टर के पास गई और सिर झुका लिया। वह शॉक्ड कम और पजल्ड ज्यादा लग रही थी। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, कितनी अजीब बात है। मुझे नहीं पता था कि यह यहाँ है। सन्नी और नेफिस दोनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। स्टाफ की तरफ देखते हुए सन्नी ने पूछा, तुम जानती हो यह क्या है? कैसी कुछ देर रुकी, फिर सिर हिलाया। हाँ, शायद। यह उन होली रेलिक्स में से एक लगता है जिन्हें साइबिल्स बाहर की दुनिया से टूम्ब ऑफ एरियल में लेकर आए थे। कहा जाता है कि यह गॉड्स में से किसी एक का गिफ्ट था जो उसने बहुत समय पहले अपने टेम्पल की एक प्रीस्टेस को दिया था। सन्नी की आंखें और बड़ी हो गईं। रुको, क्या तुम कह रही हो कि यह एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कैसी मुस्कुराई। हाँ, एक तरह से। मतलब कहा जाता है कि इसे किसी गॉड ने बनाया था, लेकिन यह डिवाइन रैंक आर्टिफैक्ट नहीं है। इसमें कुछ मिस्टिकल क्वालिटीज हैं,
पर इसकी पावर उतनी बड़ी नहीं है। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, असल में ज्यादातर डिवाइन रेलिक्स ऐसे ही होते हैं, और उनकी नकल पर बने ज्यादातर डिवाइन मेमोरीज भी। इंसान मेमोरीज को पावर पाने का साधन मानते हैं, लेकिन गॉड्स और लेजर डेटीज खुद ही पावर थे। इसलिए उनके बनाए रेलिक्स सिर्फ सुविधा के टूल्स थे, उन्हें मजबूत बनाने के लिए नहीं। सन्नी ने अपनी 2 डिवाइन मेमोरीज के बारे में सोचा। यह बात उन पर बिल्कुल फिट बैठती थी। वीवर्स मास्क और शैडो लैंटर्न उसे अद्भुत काम करने देते थे, लेकिन उसकी कई दूसरी मेमोरीज उसे सीधा ज्यादा पावरफुल बनाती थीं। डिवाइन मेमोरीज उससे कहीं ज्यादा महान थीं, लेकिन वे उसे उतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनाती थीं। कैसी स्टाफ को हल्के से सहलाते हुए बोली, वैसे इस रेलिक का नाम गाइडिंग लाइट है। यह कोई ऐसा टूल भी नहीं था जिसे गॉड खुद इस्तेमाल करता। यह तो किसी मॉर्टल को अफेक्शन में दिया गया गिफ्ट था। इसकी पावर्स बहुत चौंकाने वाली नहीं हैं। टूम्ब ऑफ एरियल आने से पहले साइबिल्स के लिए यह काफी उपयोगी था, लेकिन उसके बाद यह ज्यादातर एक सिंबल बनकर रह गया। सन्नी ने सुनहरी ग्लो को देखते हुए पूछा, इतनी भी खास नहीं। तो यह करता क्या है? कैसी ने सोचा, फिर थोड़ा झिझकते हुए कंधे उचकाए। शायद लोगों को गाइड करता है। सच कहूं तो मुझे भी ठीक से नहीं पता। उसने स्टाफ उठा लिया। कुछ पल बाद उसके ऊपर लगा सोल शार्ड घूमने लगा और उसकी रोशनी एक दिशा में ज्यादा चमकने लगी। सन्नी ने पलक झपकाई। तुमने क्या किया? कैसी थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। उफ, मैंने बस मन में सोचा, मिस गाइडिंग लाइट, क्या आप मुझे वाइन फ्लावर तक गाइड कर सकती हैं? सन्नी ने उसे अविश्वास से देखा। पहला हिस्सा अभी छोड़ देते हैं। तो यह डिवाइन रेलिक बस एक सुंदर फ्लैशलाइट है जिसमें बेसिक नेविगेशन फंक्शन है। कैसी ने हल्की खांसी की। मुझे लगता है। सन्नी ने लंबी सांस छोड़ी और अपना चेहरा हथेली से ढक लिया। और मैं कितना एक्साइटेड था। खैर, इससे भी बुरा हो सकता था। पहला डिवाइन रेलिक जो उसे मिला था, वह एक लकड़ी का नाइफ था जो सिर्फ एक खास इंसान को मार सकता था, और उसी की वजह से वह इंसान एक इमॉर्टल पावर हाउस भी बन गया था। कम से कम गाइडिंग लाइट उससे ज्यादा यूजफुल थी। असल में किसी भी चीज की दिशा जान लेना, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो बहुत बड़ा फायदा था। और इससे वे अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स को भी जल्दी ढूंढ सकते थे, जो इस टेंपल में आने का असली कारण था। सन्नी कुछ देर स्टाफ को देखता रहा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, बढ़िया। इसका सही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी हमें वाइन फ्लावर के बारे में जानकारी ढूंढनी है। उन्हें पहले से पता था कि वह जगह कहाँ है। उन्हें यहाँ यह जानने आना था कि वहाँ कौन कौन से डेंजर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। मुड़ते हुए सन्नी ने एक निराश सांस छोड़ी। डैम इट! वह वापस स्टोन स्लेट्स की तरफ चल पड़ा और कोशिश करने लगा कि ज्यादा निराश न दिखे। यह शायद किसी डिवाइन रेलिक की सबसे एंटीक्लाइमैक्टिक डिस्कवरी थी।